स्वागत है दोस्तों। अंधेरे में कविता का दूसरा हिस्सा लेकर आज हम प्रस्तुत हैं। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे। पहले हिस्से के अंतर्गत हमने देखा कि कवि जो है, जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़ा होता है और देखता है कि एक रक्तालोक स्नात पुरुष जो क्रांति का एक पक्षधर है, जो क्रांति की योजना बनाता है, अचानक उसकी क्रांति की जो मशाल होती है वो बाहर की सत्ताएँ, बाहर की जो ताकतें हैं, उस मशाल को बुझा देती हैं और वो अचानक गायब हो जाता है। और कवि का जो भरोसा होता है क्रांति के प्रति, बदलाव के प्रति, वो निराधार हो जाता है और वो स्वप्न उसका टूट जाता है। इसका अगला हिस्सा आप देखेंगे कि सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, मेरे ही उर पर धंसाती हुई सिर छटपटा रही है शब्दों की लहरें। क्रांति के सारे स्वप्न नष्ट हो जाने के बाद, बदलाव की सारी उम्मीदें खत्म हो जाने के बाद, कवि के चेहरे पर ऐसा लगता है कि अंधेरों ने अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है, पूरा साम्राज्य बिछा दिया है। एक जो ध्वनियों के बुलबुले हैं, वो जिन ध्वनियों को सुनना चाहता है, जिन आवाज़ों को सुनना चाहता है, वो छटपटाती हुई सी शब्दों की लहर लेकर उसी के भीतर जैसे हिंडोल मचा रही है। मीठी है दुसह, अरे हाँ, सांकल ही रह रहकर बजती है द्वार पर। ये ऐसी स्थिति में जब वो निराश हो चुका है, जब बदलाव की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब ऐसी दशा में वो बदलाव की स्मृतियों को याद करता है। उस रक्तालोक स्नात पुरुष जो रक्त के आलोक यानी कि लाल प्रकाश में जो वो पुरुष दिखा था, जिससे उसे बदलाव की उम्मीद थी, उसकी स्मृतियाँ उसे मीठी भी लगती हैं और दुसह भी लगती हैं, तकलीफ भी देती हैं। अचानक आप देखेंगे कविता में तो एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा आपको इस दूसरे हिस्से में कि जो क्रांति पुरुष उसे वहाँ दिखाई देता है, वो मशाल के बुझने के बाद गायब हो चुका, लेकिन वह कवि के दरवाजे पर जो जिस कमरे में वह बैठा हुआ है, उसकी सांकल को पीटता है। यानी कल्पना में जिस पुरुष को, जिस क्रांति नायक को वो याद करता है, वो देखता है, वो उसके दरवाजे तक चला आता है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसे कह सकते हैं कि उत्साहित करता है कि तुम उठो और क्रांति के लिए अपने कदम बढ़ाओ। उसके दरवाजे पर जो सांकल रह रहकर बजती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धंस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह रहकर बजती है द्वार पर। उसे ऐसा लगता है कि जिन बातों को कवि चाहता है, जिन बदलाव के स्वप्नों को, जिन मानवीय परिस्थितियों को बनाने के लिए कवि सोचता रहता है, वह क्रांति पुरुष उन्हीं बातों को स्मरण कराने के लिए उसके पास बार बार आता है, उसे बुलाता है, उसे उसकी ही बात समझाता है कि तुम यह कर सकते हो, उसे उम्मीद की किरण देता है। आगे उसमें जो लिखा है कि मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख। होठों पर होठ रख कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर जो माहौल है, बाहर जो परिवेश है, उसमें खुलकर बोलना, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वह बाधित हो चुकी है। कोई ऐसी ताकत है जो उनकी इस गुप्त रहस्य को, गुप्त योजना को अगर सुन लेगा तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए वह बार बार उसके पास आता है और उसकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए बात करता है। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कुहरे में घिरा हुआ, द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था। ये वही व्यक्ति है जो तिलस्मी खोह में उस अंधेरी रात में कवि को दिखाई देता है। वह उससे आधी रात में मिलने आया है। ऐसा लगता है कि कोहरे में घिरा हुआ वह खड़ा है और बार बार उसके सांकल को खटखटाता है, उसे जगाता है और उसके चेहरे पर ऐसा लगता है कि द्युतिमय प्रकाशित है उसका चेहरा, प्रेम भरा दिखाई देता है।
लेकिन वह कोई क्रूर व्यक्ति नहीं, वह भोला भाला भाव लिए बाहर खड़ा है और कवि उसको पहचानता भी है। वो कहता भी है कि यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था। वह उससे भयभीत नहीं होता, भयभीत होता है अपने भीतर की कमजोरियों से। जो मध्यम वर्गीय कमजोरी है, मध्यम वर्गीय वर्ग जो बदलाव तो चाहता है लेकिन क्रांति के रास्ते पर कभी खड़ा नहीं होता। वह सोचता है कि बदलाव खुद ब खुद एक दिन हो जाएगा और हमारे लिए परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। तो ऐसी विवशताओं में, ऐसी मध्यम वर्गीय कमजोरियों में जो कभी छिपा हुआ है कवि मन, वो उस पुरुष को देख करके, क्रांति पुरुष को देख करके घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह इसे क्रांति के रास्ते पर लेकर के चला जाए। वो कहता है कि अवसर अनवसर जो प्रकट होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर। चाहे जहाँ, चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। इसका मतलब यह है कि आप अगर ध्यान से देखें कि जैसे एक स्वप्न चल रहा हो और कवि के मन में जो एक भय है अपने परिवेश के प्रति, अपने समय को लेकर के, वो एक ऐसा व्यक्ति हमेशा उसके आसपास आकर के उसके जख्मों को कुरेदता है कि तुम उठो, तुम चलो, कुछ करो। और वो अलग अलग रूपों में उपस्थित होता है। वह यह नहीं देखता है कि यह समय कवि के लिए उचित है या अनुचित। वह केवल यह चाहता है कि क्रांति के लिए, बदलाव के सारे रास्तों के लिए ये तैयार हो जाए। इशारे से वो उसे बताता भी है, बहुत सारी बातें समझाता भी है, हृदय को देता है बिजली के झटके और अचानक से उसके भीतर वो ऊर्जा का संचार भी कर देता है। अरे, उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरणीली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं। ऐसा नहीं है कि कभी उसे पसंद नहीं करता है, वह चाहता नहीं है, वह कोई अप्रिय व्यक्ति है, वह अप्रिय कतई नहीं है। वह उसके चेहरे पर सुबह की जो अरुणिमा है वह भी देखता है और सख्त उसके गालों पर चट्टानी चमक भी देखता है। जैसे पहाड़ों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और चमक उठती हैं, उसी तरह से उसके चेहरे पर चमक है, आंखों में किरणीली शांति है। कोई भयभीत किस्म का व्यक्ति नहीं है जो भय और अविश्वास की किरण लेकर के टहल रहा हो। आंखों में किरणीली शांति की लहरें हैं। उसे देखकर प्यार उमड़ता है अनायास। वह उससे नफरत नहीं करता। वह चाहता है कि जो एक क्रांति नायक उसके पास बार बार आ रहा है, वह उसे दरवाज़ा खोलकर अपने बाहों में कस ले, उसे न जाने दे। क्योंकि उसे देखकर ही कवि को यह उम्मीद है कि सब कुछ बदलेगा। वह उसे बाहों में कस लेना चाहता है, रोक लेना चाहता है अपने साथ, क्योंकि परिवेश से भयभीत है। कहता है, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे, परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और क्षत विक्षत मैं पड़ा हूं। यह भयानक खड्डा और उसका अंधेरा क्या है? वही मध्यम वर्गीय चेतना, जिसमें पड़े रह करके कोई कदम उठाने को व्यक्ति तैयार नहीं होता। क्रांति चाहता है लेकिन क्रांति के रास्ते पर नहीं चाहता। बदलाव चाहता है लेकिन बदलाव के लिए कोई कदम नहीं उठाता। और वहीं अपनी उस कह सकते हैं कि अधम सोच में वो क्षत विक्षत होकर के पड़ा रहता है और कोई कदम नहीं उठाता। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही मोह है मुझको। ये कमजोरियां वही कमजोरियां हैं जिस मध्यम वर्गीय सोच की हम बात कर रहे हैं। वह चाहता है कि यदि मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उठूं, लेकिन अपनी कमजोरियों के आगे वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसीलिए टालता हूं उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता हूं, डरता हूं उससे। जो क्रांति पुरुष उसके सामने बार बार आकर के खड़ा होता है, इसलिए वो उसको टाल देता है। वो दरवाजे पे खड़ा है, सांकल पीट रहा है, लेकिन जो कविता का नायक है वो उठ करके उस दरवाजे को खोलता नहीं है, कतराता रहता है, उससे डरता है। क्योंकि यदि वह सम्मुख आएगा और उसे उत्साहित करके अपने उस पथ पर ले जाएगा तो वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि वह क्रांति पुरुष सही मार्ग पर, सही रास्ते पर है। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर।
सोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता है मुझको। उसकी ज्ञान और उसकी प्रतिभा इतनी प्रबल है कि वह उसे तुंग शिखर यानी बदलाव की उम्मीद की सारी ऊर्जा दे करके उसे ऊंचाइयों तक सोचने के लिए विवश कर देता है और उसे यह प्रेरणा देता है, सोचने की स्थिति में छोड़ देता है और कहता है कि पार करो पर्वत संध के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। वह यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें पर्वत संध के उस पार पहुंचा दूंगा या जिस खड्डे में तुम पड़े हो उससे बाहर निकाल दूंगा। वह उसे उत्साहित करता है कि तुम्हें ही रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचना है। लेकिन कवि मन, जो मध्यम वर्गीय चेतना का प्रतिनिधि है, वह आगे व्यक्त होता है और कहता है कि अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसे। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। वह अपनी मध्यम वर्गीय सोच से विवश होकर के या उसमें अपनी सुविधा तलाश के वह नकारता है कि मुझे नहीं जाना है पर्वत की ऊंचाइयों पर, मुझे अपने खड्डे में ही पड़े रहना है। बजने दो सांकल, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजे। बाहर अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले वही है कि जो अंधेरे में तमाम तरह की हिंसाएं, अत्याचार, लूटपाट, यानी कुल मिलाकर के जो एक असह्य स्थिति बाहर बनी हुई है, वह उसे सुनता है, उसे बदलने के लिए कदम नहीं उठाता और जो उसे उत्साहित करता है उसके लिए दरवाजे नहीं खोलता और यह कहता है कि वो आप ही चला जाएगा, आया था जैसे, और मैं अंधेरे के खड्डे में पड़ा रहूँगा अपनी पीड़ाएं समेटे बैठा रहूँगा, लेकिन बाहर नहीं निकलूँगा। मैं अपनी उस सोच को त्याग नहीं सकता। ये विवशता है मध्यम वर्गीय सोच की। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी। कुछ देर बाद वो सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। वह इस बात को सोचता भी है कि यदि मैंने उसकी बात को टाल दिया, मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूं, उसके लिए दरवाजे नहीं खोल रहा हूं, बदलाव के उसके प्रयास में मैं अपना साथ नहीं दे रहा हूं, तो वो विवश होकर कहता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। जो अंधकार, जो बाहर हिंसा का परिवेश है, जो सांप्रदायिकता और एक तरह से दंगों की स्थिति बनी हुई है, उसमें उसकी जो क्रांति पुरुष है, उसकी जगत समीक्षा यानी जो उसका विवेक है, उसकी बातें उसे सत्य प्रतीत होती हैं और वह कहता है कि मैं इस सत्य को सह नहीं सकता। विवेक विक्षोभ महान उसका विवेक और विवेक से जो एक आंदोलन की प्रक्रिया होती है वो कवि मन में, वो अपने तम अंतराल में अंधियारे मुझमें द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। वो कहता है कि वो जो भविष्य के स्वप्न दिखाता है वह सत्य तो है, वह सही तो है, उसका मार्ग गलत नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच से बाहर नहीं निकल सकता। उसका भविष्य का दिया हुआ जो नक्शा है वह सही है, वह मानवता के लिए परिपूर्ण है, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता। नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले। वो कहता है कि तमाम परिस्थितियां मैं सह नहीं सकता, लेकिन उस क्रांति पुरुष के प्रति उसे जो प्रेम है, जो बदलाव की उम्मीद है उससे, वो कहता है कि मैं उसे अकेले छोड़ूंगा नहीं और मैं बाहर जाऊंगा। अब मैं उन दरवाज़ों को खोलूंगा जो मैंने बहुत दिनों से बंद कर रखे थे। यहाँ से वो मध्यम वर्गीय सोच को त्याग कर प्रयास करता है और बाहर की ओर बढ़ता है। कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। जब वो एक तरह से बेचैन हो जाता है कि मैंने ये क्या किया, बदलाव की एक किरण सामने थी और मैंने उसको त्याग दिया, तब वह अचानक बेचैन होकर कहता है कि नहीं, मैं उसका साथ दूंगा और मैं दरवाजे खोलूंगा, मैं इस अंधेरे में नहीं रहूंगा। अपने घुटनों को वो मसलता है ताकि उसमें जान आ जाए और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अपने विचित्र जो उसका चेहरा बना हुआ था जिसमें रक्त का संचार बंद हो गया था, वो उन चेहरों को, अपने चेहरे को मसलता है, पोंछता है और बाहर की ओर भागता है दरवाज़ा खोलने के लिए। अंधेरे की ओर छोर टटोल टटोल बढ़ता हूँ आगे,
पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती हैं, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। वो कहता है कि अब तक मैं बैठा था जिस निराशा में, और मैं उस दरवाजे को खोल करके क्रांति के उस मार्ग को नहीं देख रहा था। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे धरती का फैलाव दिखता है, दिशाओं को महसूस करता है, सांसों से पूरी दुनिया को अनुभव करता है, आकाश की ओर देखता है। और वो कहता है कि इस अंधेरे में तो कुछ भी नहीं सुझाई देता, लेकिन हाँ, स्पर्श की शक्ति मेरे भीतर अभी भी बनी हुई है। सतचित वेदना जल उठी दहकी, विचार हो गए विचरण सहचर। अब वह अपने विचारों के साथ यात्रा करता है, आगे बढ़ता है। चलता हूँ संभल संभल कर, द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन चिटकिनी हिलाकर, जोर लगाकर दरवाज़ा खोलता, झांकता हूँ बाहर। वो दरवाज़ा खोलता है, और जो चिटकनी वर्षों से बंद थी, चिटकनी बंद करना मतलब अपने वैचारिक मार्ग को बंद करना, अपनी सोच पर जो ताला लगा लेता है मध्यम वर्गीय, अपनी परंपराओं में, जड़ताओं में, रूढ़ियों में जकड़ा हुआ, वो उस चिटकनी को खोलना चाहता है, लेकिन वर्षों से बंद होने के कारण उसमें जंग लग चुका है। चिटकनी में, जो दरवाजे की चिटकनी है, उसे उसमें जंग लगना वही है कि सोच, मनुष्य का सोच, उसकी वैचारिक चेतना का मृत होना दर्शाता है। और वो कहता है कि जोर लगाता हूँ और दरवाज़ा को खोलता हूँ, झांकता हूँ बाहर। जब वो बाहर झांकता है तो सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, ढीली आँखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। बाहर जब वो देखता है तो उसे रास्ते भी दिखाई देते हैं, आसमान में ढीली आँखों से विश्व को देखते हुए उदास तारे दिखाई देते हैं। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़ते हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। एक अंधियारा पीपल उसे दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि हर बार सोच और अफसोस का वो एक प्रतीक बन गया है। वह पीपल भी, अंधियारा पीपल भी चाहता है कि कोई आए इस मार्ग पर और सारी परिस्थितियों को बदल दे। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की धुन से। एक अजीब सा माहौल है, बाहर पूरा अंधेरा है, कुत्तों की आवाज़ें अलग अलग क्षेत्रों से दूर दूर से आती हैं और सियारों की आवाज़ों से, सियारों की ध्वनि से मिल जाती हैं। यह एक ऐसा चित्र निर्मित करती हैं कि भय का माहौल दर्शाती हैं कविता में। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। ऐसा सूना साना कि कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसके पास एक रात का पक्षी, जैसे आप तमाम फिल्मों में देखते होंगे कि अंधेरे जंगल में कोई व्यक्ति अगर भटक रहा हो तो चील और बाज कान के बगल से गुजरते हैं, वो झटके मारते हुए उड़ते हुए चले जाते हैं। तो उसे लगता है कि अचानक कोई एक रात का पक्षी चीखते हुए उसके बगल से निकल गया, और वह कहता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने दरवाजे नहीं खोले वह चला गया है, वह अब नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। यानी तुमने बहुत देर कर दी। कोई आया था, कोई तुम्हें जगाने, तुम्हारा साथ देने आया था, लेकिन तुमने उसके लिए दरवाजे नहीं खोले। अब वह कभी नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। वह निकल गया है गांव में, शहर में। उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पातालक। वह तेरी गुरु है, गुरु है। वह चील जो है, वो रात्रि का पक्षी, वह उसके बगल से उसे यही कहता है कि जिसके लिए तुमने रास्ते नहीं खोले वो चला गया दूर शहर गांव में। वह किसी और की उम्मीद का एक माध्यम बनने के लिए चला गया है। अब तुम अपनी उन परिस्थितियों में पड़े रहो, या फिर उसको तू खोज, उसका शोध कर कि वो परम अभिव्यक्ति का मतलब मनुष्यता के लिए लड़ने वाली ताकतें, मनुष्यता के पक्ष में लड़ने वाली ताकतें जो हैं, जो क्रांति की पक्षधर हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। और अब वो तुझसे दूर चली गई है। अब तुझे बदलाव की उस और मानवता की उस पक्षधरता को ढूंढने के लिए तुझे बाहर जाना होगा। तू उसका शिष्य है। शिष्य इसलिए है कि तुम्हारे भीतर भी बदलाव की वो चाहत है। तुम भी चाहते हो कि वह बदलाव निर्मित हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह जो सोच है, वह इच्छा है, वो
एक तरह से पाताल में धसी हुई है, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। इसलिए अब तुम निकलो, वह तुम्हारी गुरु है और तुम उसे यदि खोज लोगे तो अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो, क्रांति में उसका साथ दे सकते हो और वर्तमान की हिंसाजनक परिस्थितियों को उलट करके भविष्य का एक सुनहरा स्वप्न मानवता के पक्ष में निर्मित कर सकते हो। इस तरह से एक कविता में यह चित्र दिखाई देता है, जो कि एक व्यक्ति कवि का दरवाज़ा खटखटाता है और वह चाहता है कि वह अपनी उस मध्यम वर्गीय सोच से को त्याग करके बाहर निकले और क्रांति के रास्ते को अख्तियार करे। तो दूसरा भाग यहाँ तक दिखाई देता है कि कवि को ऐसी परिस्थितियों में लाने का प्रयास है कि वह बाहर निकले और क्रांति के रास्ते पर चले। आगे हम तीसरा खंड देखेंगे कि आगे कविता में क्या होता है।